बीते बुधवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस आम बजट में हर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण योजना के तहत पशुपालन, डेयरी पालन और मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किए गए। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए अनुसंधान केंद्रों की घोषणा के साथ साथ रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। बात करें शिक्षा क्षेत्र की तो अगले 3 वर्षों के दौरान 38,000 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती के साथ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना भी की जाएगी। बता दें, आम बजट में एमएसएमई उद्योगों में पूंजी निवेश परिव्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने के साथ ही पीएम आवास योजना के लिए व्यय 66% से बढ़ाकर 89,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद जारी है। इसी बीच बीते शुक्रवार भारत ने कहा कि विश्व बैंक को अधिकार नहीं है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करे और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि विश्व बैंक इस स्थिति में है कि हमारे लिए इस संधि की व्याख्या कर सकें। ये संधि 2 देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में हमारी समझ ये है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। बता दें कि इस संधि के बीच विश्व बैंक तीसरा पक्ष है। बीते शुक्रवार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकियों के अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से 4 यूबीजीएल गोले, 446 गोलियां, 30 AK-47, 2 मोर्टार शेल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सर्वे के अनुसार पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट की ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज हैं, जिनकी रेटिंग 58% है। बीते सोमवार भारत की बेटी ने जापान के आसमान की ऊंचाइयों को छूकर इतिहास रच दिया है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी ने विदेश में हवाई युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। वीर गार्डियन 2023 भारतीय दल का हिस्सा बन अवनी ने भारत और जापान के बीच हुए पहले संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लिया। ये युद्ध अभ्यास हयाकुरी एयरबेस पर हुआ। स्क्वाड्रन लीडर अवनी उन 3 भारतीय महिलाओं में से एक थी जो जून 2016 में पहली बार महिला फाइटर पायलट बनी। पहली बार विदेशी जमीन पर अपना रण कौशल दिखाने वाली अवनी ने सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाया। बता दें कि भारतीय वायुसेना में इस समय 17 महिला फाइटर पायलट हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते मंगलवार अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप और भारत प्रशांत मामलों पर चर्चा हुई। वहीं जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज अमेरिका के राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड से मिलकर खुशी हुई और भारतीय उपमहाद्वीप, भारत प्रशांत और हमारे संबंधों में कई पक्षों पर अच्छी बातचीत हुई। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अपनी भारत यात्रा के दौरान नुलैंड अमेरिका भारत वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श का नेतृत्व करेंगी, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की पूरी श्रृंखला शामिल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 2 फरवरी को अपने अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर प्रतिबद्धता जताई। दोनों की बैठक को लेकर भारतीय दूतावास ने भी एक ट्वीट किया। इसमें कहा गया, दोनों पक्षों ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया।
और इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। बीते गुरुवार नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर से अयोध्या लाई गई देवशिला का पूजन हुआ। शिला का 51 वैदिक आचार्यों ने विधि विधान से पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई। इससे पहले नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला बुधवार की देर रात रामनगरी पहुंची। अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिला पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास ने दुल्हा दुल्हन सरकार की जय का जयकारा लगाकर अयोध्या और नेपाल के त्रेता युग के संबंधों को पुनर्जीवित किया। बताया जा रहा है कि ये शिलाएं 6 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। भारत ने अधिसूचना जारी कर बीते गुरुवार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुरूप मक्की पर भारत में भी प्रतिबंध लागू होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद अपराधी की सभी सदस्य देशों में संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता है, वह कोई भी लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है। बता दें कि मक्की पाकिस्तानी नागरिक है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है, जो कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है। बीते शुक्रवार कर्नाटक लोकायुक्त में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बेंगलुरु और उसके आसपास की 1100 एकड़ जमीन पर 9,600 करोड़ रुपए की अवैध कब्जा करने के मामले में ये शिकायत दर्ज की गई है। बेंगलुरु दक्षिण जिला बीजेपी इकाई के अध्यक्ष NR रमेश ने इस संबंध में 120 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने 2013 से 2018 के दौरान DLF कंपनी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भागीदार हैं, उन्होंने 1100 एकड़ सरकारी भूमि के 9,600 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। उत्तराखंड में बेहतर शैक्षिक वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक जैसा शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों के लिए एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव एवं एक दीक्षांत समारोह की थीम पर कार्य करते हुए एक रूपता लाई जाएगी। बता दें, बीते सोमवार प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित DMMC सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आपस में समन्वय कर 2 सप्ताह में शैक्षणिक कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिसे अगली बैठक में अंतिम रूप देते हुए स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। बता दें कि रेड्डी मंगलवार को मार्च में विशाखापट्टनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने ये घोषणा की है। जगन रेड्डी ने कहा, यहाँ मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। बता दें कि राज्य सरकार 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न कंपनियों से इस समिट में हिस्सा लेने और प्रदेश में निवेश करने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर अब अपने विकास का इतिहास खुद रच रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के त्राल में नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 100 कनाल भूमि ट्रांसफर को मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिदूरी की तरफ से जारी आदेश के तहत नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए पुलवामा के त्राल में कहा चराई भूमि मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नए उद्यम लगाने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सकेंगे। बीते शुक्रवार यूपी MLC चुनावों के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जिसे लेकर सीएम योगी ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है। बता दें कि बीजेपी ने MLC चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट,
गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं मिली है। इस जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी को बधाई दी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं और रामचरितमानस विरोधी, अहंकारी और गुंडागर्दी करने वाली सपा का सफाया हो चुका है और अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी से समाप्तवादी पार्टी बनेगी। चीन के स्मार्टफोन की बिक्री में 2022 में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, जो एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर है। रिसर्च फर्मों के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के स्मार्टफोन की बिक्री में 2022 में पिछले वर्ष के मुकाबले 13% की गिरावट आई है। मार्केट रिसर्च फर्म आईडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शिप किए गए स्मार्टफोन की कुल संख्या 286 मिलियन थी, जो कि वर्ष 2021 में 329 मिलियन थी। आईडीसी के अनुसार 2022 में चीन की स्मार्टफोन की बिक्री में साल दर साल 13% की गिरावट आई है, जो इस क्षेत्र के लिए एक दशक में सबसे बड़ी गिरावट है। बीते मंगलवार भारत में महंगाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत की मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी। वहीं आईएमएफ के अनुसंधान विभाग के डिवीजन प्रमुख डैनियल लेह ने कहा कि 2024 तक इसके 4% पर जाने की भी उम्मीद है। साथ ही आईएमएफ की ओर से जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 में भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी रह सकती है। इंडियन रेलवे को पिछले वर्ष अप्रैल से जनवरी 2023 तक जबरदस्त मुनाफा हुआ है। रेलवे ने इस अवधि के दौरान 73% की बढ़ोतरी दर्ज की है। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2022 और जनवरी 2023 के बीच में टिकट बेचकर 54,733 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो वहीं रेलवे ने एक वर्ष पहले इस अवधि के दौरान टिकट बेचकर 31,634 करोड़ रुपए की कमाई की थी। मंत्रालय ने कहा कि रिजर्वेशन कोटे से रेलवे का राजस्व 48% बढ़कर 42,945 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 29,089 करोड़ रुपए था। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, तब से ही वो शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कुमार आए दिन एक न एक रिकॉर्ड अपने नाम करते रहते हैं। वहीं अब बीते मंगलवार उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीतने के मामले में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और मौजूदा ओपनर मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया है। सूर्य कुमार टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच जीतने के मामले में चौथे नंबर पर आ गए हैं। बता दें, इसके आगे रोहित शर्मा 12 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 13 मैन ऑफ द मैच के साथ दूसरे और विराट कोहली 15 मैन ऑफ द मैच के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। देश में उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या करीब 3.42 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4.14 करोड़ से अधिक हो गई है। बीते सोमवार उच्च शिक्षा में बदलाव की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट से मिली है, जिसके अनुसार छात्रों की संख्या में 72 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात भी बढ़कर 27.3% हो गया है, जबकि वर्ष 2014-15 में ये 24.3% था। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के प्रति महिलाओं का भी रुझान बढ़ा है। इनकी नामांकन संख्या भी अब 2 करोड़ के पार हो गई है। 2014-15 के मुकाबले इनमें करीब 45% की बढ़ोतरी हुई है।